नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट सी सोशल चेंजेज इन इंडिया और इसका टॉपिक नंबर 4 है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। और इसके अंदर टॉपिक नंबर 3 आता है रीजनलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनलिज्म की। रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का मतलब क्या है कि जैसे एक तो हम बोलते हैं कि साहब हमारा देश है भारत, हम सब क्या हैं? इंडियंस हैं, भारतीय हैं। इसके बाद हम क्या करने लग जाएँ, क्षेत्र की बात करने लग जाएँ कि भाई हमें ठीक है इंडियन इंडियन होंगे, लेकिन मैं क्या हूँ? मैं मराठी पहले हूँ या मैं तमिल पहले हूँ। और हम अपने एरिया के इंटरेस्ट की बातें करें, ना कि एज़ अ पूरा देश की बात करें, तो वो क्या हो गया है? रीजनलिज़्म। मतलब अपने रीजन की बात करें। क्या रीजन जो है हमारा, उसको ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, देश को जाए मतलब जो हो ज मतलब अच्छा हो बुरा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो अपने रीजन से मतलब है। तो ये क्या हो जाता है? रीजनलिज़्म हो जाता है। अ रीजन इन पॉलिटिकल साइंस रेफर्स टू ए पार्ट ऑफ द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है? लीगल स्टेट होता है। लीगल स्टेट या फिर लीगल नेशन। जैसे भारत है ना, एक लीगल राष्ट्र है जिसकी बाउंड्रीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, सिटीजनशिप है। ठीक है, तो इसका पेपर वन में अच्छी तरह हमने इसको पढ़ा था, नेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, दैट एग्जिबिस्ट लिंग्विस्टिक, कल्चरल और इकोनॉमिक होमोजेनिटी, क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द ब्रॉडर नेशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो रीजनल रीजन क्या होता है? पहली बात तो जहाँ पे होमोजेनिटी हो। होमोजेनिटी क्या हुई? सब एक जैसी हो, हर चीज़। जैसे लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही कल्चर है, एक ही तरह के कपड़े पहन रहे हैं। मतलब कपड़े तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस वेशभूषा एक जैसी हो। खाना एक तरह का हो, फेस्टिवल्स एक तरह के बना रहे हो, और रिलीजन भी मोर और लेस एक जैसा हो। तो ये फिर क्या है ना, एक रीजन बन जाता है ये। जैसे आप महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लें, तो मराठी लोग होते हैं सारे वहाँ पे, मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, मराठी फेस्टिवल्स मनाते हैं। ठीक है, खाना भी मराठी होता है। मराठी जैसे खाना होता है ना, भाकरी वगैरह हो, आपने खाया हो कभी? वड़ा पाव होता है। तो वहाँ की हर जगह की वो एक रीजनल आइडेंटिटी होती है, रीजनल कल्चर होता है। एक तो हमारा नेशनल कल्चर हो गया, रीजनल कल्चर विद इन द ब्रॉडर नेशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो होमोजेनिटी का मतलब क्या है? हर ज़्यादातर चीज़ें एक जैसी हैं, तो फिर वो क्या है? एक रीजन डिफाइन हो जाता है, भाई ये एक रीजन है। तो उसमें हमारे भारत में तो भरे पड़े हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हर स्टेट अपने आप में एक रीजन है। और एक स्टेट के अंदर दो तीन रीजन भी हो सकते हैं। जैसे बुंदेलखंड आता है यूपी में, वो एक अलग वहाँ की अलग सभ्यता है। सौराष्ट्र आता है, विदर्भ आता है, विदर्भ गुजरात में आता है, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, तो उन एक एक स्टेट के अंदर दो रीजन भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री है। रीजनलिज्म एज एन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। रीजनलिज्म रिप्रेजेंट्स बोथ अ साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फिनोमिना वेयर इनहेबिटेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन डेवलप स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक बात हमने की थी, एक तो हमारी नेशनल आइडेंटिटी हो गई इंडियन। उसके बाद आपका जो भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो आपने कहा मैं तमिलियन हूँ। ठीक है, तो मेरी जो तमिलियन आइडेंटिटी है ये इंडियन आइडेंटिटी से अलग हो गई। तो मैं ज़्यादा रिलेट किससे कर रहा हूँ? अपने रीजन से। तो बोथ साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल लेवल पे। साइकोलॉजिकल क्या? कि भाई जितने भी हमारा खाना वगैरह तमिल में जैसे लैंग्वेज है, कपड़े पहनने का तरीका, फेस्टिवल्स, वो सब क्या है, हम साइकोलॉजिकली एक हो गए। पॉलिटिकली कैसे? पॉलिटिकल लेवल पे। ठीक है, priority of regional loyalties. In regionalist movements, people often place their regional loyalties and interest above national identity, creating potential tension between local and national allegiances. ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें यही आती है कि रीजनल लॉयल्टीज या रीजनल इंटरेस्ट भारी पड़ जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट पे। तो लोग ज़्यादातर क्या, जैसे अपने रीजन की बात करने लग जाते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मराठी मतलब महाराष्ट्र या मराठी लोगों को जो फ़ायदा होगा मुझे उससे मतलब है। भारत के लोगों को क्या हो रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मान लीजिए मैं केरला से हूँ या कर्नाटका से हूँ, तो कन्नड़ लोगों को क्या मतलब, कर्नाटका को या कन्नड़ लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे उससे मतलब है। देश की यूनिटी, देश का डेवलपमेंट, ये सब मेरे लिए सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है मेरे लिए? मेरा रीजन। द द्रविडियन मूवमेंट इन तमिलनाडु एंड द डिमांड फॉर सेपरेट तेलंगाना स्टेट सर्व्स एज प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ रीजनलिस्ट मूवमेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। द्रविडियन मूवमेंट तमिलनाडु में हुई थी, सेपरेट तेलंगाना स्टेट की मांग होती रहती है, और कई स्टेट तो बन ही चुके हैं। जैसे आप देखिए झारखंड बन चुका है बिहार से अलग होके। ठीक है, इसी तरह और मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होके बन गया है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होके बन गया है। तो ये अलग क्यों है स्टेट्स? क्योंकि इनकी मांग उठी थी उन रीजन से कि भाई हमारी आइडेंटिटी पूरे स्टेट से अलग है। जैसे ये अपना झारखंड बना, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा था, तो वहाँ पे लोगों की डिमांड थी कि हम पूरे बिहार
से हमारी क्या है, आइडेंटिटी अलग है। बिहार और झारखंड अलग चीज़ें हैं, और बिहार में रह के हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, अच्छा डेवलपमेंट या जो भी हमारे साथ मतलब हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो लोगों को अपने रीजन से ज़्यादा मतलब होता है रेदर देन पूरे नेशन से। रीजनलिज्म रिफ्लेक्ट्स अ डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट टेरिटोरियल कम्युनिटी वेयर शेयर्ड ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो शेयर्ड कल्चर, अब कल्चर में सब कुछ ही आ गया, हिस्ट्री भी आ गई, ज्योग्राफी भी आ गई, लैंग्वेज भी हो गई, फेस्टिवल्स भी आ गए, जो भी आपका वैल्यूज़ हो गए। तो वो जो डिस्टिंक्ट कल्चर है आपका, वो आपको ज़्यादा वो करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है रेदर देन नेशनल आइडेंटिटी। भाई जैसे गुजराती लोग हैं या गुजरात में जो लोग रहते हैं, वो गुजराती लोगों से ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे, ज़्यादा क्लोज फील करेंगे, क्योंकि सब एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, सब एक जैसा फेस्टिवल मनाते हैं, सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, माइंडसेट भी सबका एक जैसा है। तो जितना आप इसको क्या है ना, और डीप में तो जाते जाएंगे, जैसे गुजरात में भी हो सकता है कोई रीजन्स हो, जैसे सौराष्ट्र रीजन है, सौराष्ट्र सॉरी महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन है, या जो भी रीजन्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वहाँ जैसे अहमदाबाद पकड़ लीजिए, अहमदाबाद के लोग अपने आप में अपने को ज़्यादा क्लोज मानेंगे। सूरत के लोग, जितना आप अंदर तक जाते हैं, अब अहमदाबाद की कोई कॉलोनी पकड़ लीजिए, तो जितना आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम इन करते जाएंगे, उतने लोगों के अंदर सॉलिडरिटी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले तो हमारे नेशनल लेवल पे सॉलिडरिटी होती है, नेशनल आइडेंटिटी होती है। ये कब पता पड़ती है, जब हम इंटरनेशनल बातें होती हैं, मतलब इंटरनेशनल, मान लीजिए इंटरनेशनल मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, तो उस टाइम हम सब भूल जाते हैं कि कौन गुजराती है, कौन मराठी है, कौन तमिलियन है। या मान लीजिए आप कहीं विदेश गए हो, अमेरिका गए हुए हैं, अब अमेरिका में आपको कोई इंडियन दिख जाए, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो तमिलनाडु से है कि महाराष्ट्र से है कि आप पंजाब से हैं, बस आपके लिए वो इंडियन है, क्योंकि अब क्या है, इंटरनेशनल बात हो रही है। जब नेशनल लेवल की बात होती है, जब सारे हम मतलब इंडिया में ये सब सारे हम इंडियंस ही हैं, तब फिर लोग क्या करते हैं, रीजनलिज्म की बात करते हैं कि यार मैं महाराष्ट्र से तो हूँ, मैं तमिलनाडु से हूँ, और फिर हमारे स्टेट को क्या हो रहा है। ठीक है, तो रीजनलिस्ट सेंटिमेंट्स टिपिकली मैनिफेस्ट इन कॉन्क्रीट पॉलिटिकल डिमांड्स रेंजिंग फ्रॉम ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन टू मोर एक्सट्रीम कॉल्स फॉर कंप्लीट सेसेशन फ्रॉम द नेशन स्टेट। ठीक है, तो रीजनलिज्म के सेंटिमेंट्स होते हैं, ये पॉलिटिकल डिमांड्स में बदल जाते हैं, कॉन्क्रीट पॉलिटिकल डिमांड्स, कि भाई हमें या तो ग्रेटर ऑटोनॉमी दीजिए, कि भाई जैसे भारत का संविधान कैसा है, भारत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी वो भंग भी कर सकती है, प्रेजेंट रूल लगा सकती है। तो इस तरह के डिमांड्स होती हैं कि भाई हमें और ऑटोनॉमी दो, हमारे पास और पावर्स आनी चाहिए, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन और होना चाहिए, और एक्सट्रीम लेवल पे चले जाए तो फिर देश से अलग होने की बात डिमांड आ जाती है। जैसे खालिस्तान मूवमेंट चलती है, इसका आपने काफ़ी नाम सुना होगा, खालिस्तान आजकल भी काफ़ी उस पे है। तो वो अलग से जो सिख रिबेल्स हैं, वो चाहते हैं कि भारत से अलग एक अलग देश बनाया जाए, खालिस्तान। और इसी तरह की सिमिलर मूवमेंट्स आपको नॉर्थ ईस्ट में बहुत देखने को मिल जाएंगी। और अगर इंटरनेशनल एग्जांपल लें तो श्रीलंका में आप देख लीजिए, तमिल्स ने अपने एक अलग स्टेट की डिमांड की थी, इसलिए वो LTTE बनी थी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल वो है, और बहुत आपको और देशों में भी मिलेगा। एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनलिज्म, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगेंस्ट नेशन स्टेट। रीजनलिज्म वीकन्स द नेशन स्टेट बाय एंकरेजिंग पीपल टू प्रायोरिटाइज लॉयल्टी टू देयर रीजन ओवर नेशनल यूनिटी। ठीक है, तो रीजनल इंटरेस्ट जो है वो भारी पड़ जाते हैं किस पे, आपके नेशनल इंटरेस्ट पे। मतलब लोग अपने देश की बात भूल जाते हैं और अपने क्षेत्र, अभी अपने एरिया की बात करने लग जाते हैं। क्रिएटिव डिवाइसिव टेंडेंसीज विद इन द कंट्री, तो कंट्री में क्या है, डिवाइसिव मतलब डिवीजन, अलगाववाद की बातें शुरू हो जाती हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो दूर लेके जाता है, पुल अपार्ट करता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा होता है ना, घूमता है तो फिर वो सेंटर से दूर जाती हैं चीज़ें इसमें। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि अलगाववाद पैदा करता है। भाई करेगा ही ना, आप पूरे देश की बात करने के बजाय अपने स्टेट की बात करने, अपने राज्य की बात करने लग जाएंगे, तो फिर कैसे यूनिटी आएगी। एक्सट्रीम सेसेशनिस्ट डिमांड, सेसेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, अलगाववाद। इन मोस्ट रेडिकल फॉर्म रीजनलिज्म कैन लीड टू डिमांड्स फॉर कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम नेशन स्टेट, वही कि भाई अलग देश बना दो हमें। जैसे वही हमने खालिस्तान का एग्जाम्पल लिया है, और नॉर्थ ईस्ट में भी ये डिमांड्स उठती रहती हैं। जैसे वो सेपरेट बोडोलैंड की डिमांड हो गई है ना, इस तरह का हर जो ट्राइब्स हैं वो अपने अपने लिए ट्राइबल कंट्री अलग ही चाहती हैं वो। मॉडरेट ऑटोनॉमी डिमांड्स इन माइंडल मैनिफेस्टेशन रीजनल रिजल्ट्स इन डिमांड फॉर ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, सेपरेट स्टेटहुड विद इन द एग्जिस्टिंग नेशनल फ्रेमवर्क सच एज ऑनगोइंग डिमांड्स फॉर विदर्भ और गोरखालैंड स्टेट्स। ठीक है, तो वही है कि स्टेट के अंदर अलग अलग वो कल्चर्स होते हैं। तो जैसे मैंने देखा ना कि स्टेट के अंदर मध्य प्रदेश में जैसे छत्तीसगढ़ बन गया, तो इस तरह की डिमांड आज भी चल रही हैं।
जैसे विदर्भ एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए या गोरखालैंड बना दिया जाए और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाए। तो ये मॉडरेट डिमांड्स हो गई। एक्सट्रीम लेवल पे तो क्या हो जाता है कि देश से ही हमको अलग होना है, नया देश बनाना है। इंटरनल रीजनल इंटीग्रेशन, रीजनलिज्म कैन सर्व एज यूनिफाइंग फोर्स within a region by bringing together diverse groups overcoming narrower divisions based on caste community। अब मतलब क्या है कि नेशनल लेवल पे तो इसने क्या किया, डिवाइसिव काम किया, बांटा लोगों को किसके बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे। लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, मान लीजिए महाराष्ट्र की बात कर लें, तो महाराष्ट्र में तो जब ये सेंटीमेंट भारी होगा रीजनलिज्म का, तो सारे मराठी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो अपनी वो कास्ट वगैरह, भाई कास्ट सिस्टम तो पूरे इंडिया में, तो महाराष्ट्र में भी लोअर कास्ट अपर कास्ट सब होती हैं, रीजन होता है, कम्युनिटी होती है। तो वो जितने भी डिविजन्स महाराष्ट्र में लोगों के अंदर हैं वो सारे भूल जाएंगे और सब एक हो जाएंगे। सॉलिडेरिटी आ जाएगी उनके अंदर अगेंस्ट द होल नेशन। तो नेशनल लेवल पे तो क्या करता है रीजनलिज्म, डिवाइसिव चीज़ें लेके आता है, और स्टेट लेवल पे जो भी वो राज्य है उसके लेवल पे वो सॉलिडेरिटी बढ़ाता है। रीजनल मूवमेंट्स ऑफन इमर्ज एज नेचुरल रेस्पॉन्स एंड काउंटर मूवमेंट अगेंस्ट एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एट द नेशनल लेवल। ठीक है, तो रीजनल मूवमेंट जो होती हैं वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। मतलब अगर एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन हो जाए, सेंटर अपनी मनमानी करने लग जाए या ऑटोनॉमी ना मिले, जो स्टेट्स हैं उनको उनको ऐसा लगे कि हम उतनी जितनी हमें मिलनी चाहिए पावर उतनी नहीं मिल रही है और स्टेट अपनी मनमानी राज्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी चला रहा है, तो फिर रीजनल मूवमेंट शुरू हो जाती हैं कि भाई हमें और वो चाहिए, ये चाहिए, या फिर एक्सट्रीम लेवल पे हमें अलग स्टेट बना दो, या बहुत ही ज़्यादा उस पर तो हमारे देश से ही अलग होना है। Multi-factor origins, according to Encyclopedia of Social Sciences, religion arises from a combination of factors including geographical isolation, district cultural traditions, ethnic differences, स्पेसिफिक लोकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट दैट कलेक्टिवली चैलेंज सेंट्रलाइज अथॉरिटी। ठीक है, तो आप जोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं, आपका कल्चर बहुत ही अलग है, एथनिसिटी आपकी अलग है, तो फिर रीजनलिज्म में अलगाववाद की डिमांड्स बढ़ जाती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा है कि वहाँ का बिल्कुल एक तो आइसोलेटेड जगह है, फिर क्या है उनका कल्चर बिल्कुल अलग है नॉर्थ ईस्ट का मेनलैंड इंडिया से, रिलीजन अलग है, वहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियंस होते हैं लोग, और एथनिसिटी में भी वो लोग क्या है दिखने में थोड़े मंगोलॉइड या चाइनीज़ या जापानीज़ जैसे दिखते हैं, तो उनके एथनिसिटी भी अलग है। तो इन सब की वजह से फिर लोग डिमांड करने लगते हैं कि हमको अलग कर दो। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया में देखते हैं अब आगे। वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, रीजनलिज्म नॉट अ यूनिक टू इंडिया बट अ ग्लोबल फिनोमिना विद एग्जांपल्स इंक्लूडिंग स्कॉट्स इन ब्रिटेन, तमिल्स इन श्रीलंका, कुर्स इन इराक, टर्की, बेस्क्स इन स्पेन। ठीक है, तो रीजनलिज्म ऐसी बात करें कि यार इंडिया स्पेसिफिक चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने पाकिस्तान में बलोचिस्तान का नाम सुना होगा, तो वो भी क्या है, एक रीजन है पाकिस्तान में बलोचिस्तान। तो वो जो बलोच लोग हैं वो चाहते हैं अपना एक सेपरेट बलोचिस्तान, अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, तो एक रीजनलिज्म की डिमांड होगी पाकिस्तान में भी। इसी तरह तमिल से श्रीलंका, तो अभी एलटीटी जो थी इसको तो पूरी तरह श्रीलंका आर्मी ने ख़त्म कर दिया, तो वो मूवमेंट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वरना तमिलियंस भी अपने लिए एक अलग स्टेट चाहते थे विद इन श्रीलंका। इसी तरह स्कॉटलैंड इन ब्रिटेन, स्कॉट्स इन ब्रिटेन, कुर्स इन टर्की एंड बेस्क्स इन स्पेन। तो ये सब इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हैं, तो मतलब इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है ये। Universal nature of regional movements. International examples demonstrate that regional identity movements emerge in diverse political contexts, reflecting common tendencies toward territorial and cultural self-determination regardless of a nation-state structure. ठीक है, तो इंटरनेशनल एग्जाम्पल हमें क्या बताते हैं कि जो रीजनल आइडेंटिटी मूवमेंट्स होती हैं ये डाइवर्स पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इमर्ज होती हैं। ठीक है, मतलब जैसे अभी बलूचिस्तान की बात हो गई, तो वहाँ पे हो सकता है मतलब है ही, मतलब पाकिस्तानी जो आर्मी है बहुत ही उन पर अत्याचार करती है और मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह श्रीलंका की जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या है डाइवर्स पॉलिटिकल कंटेक्स्ट होते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता कि यार इस वजह से लोग अलग अलग होना चाहते हैं। हर जगह की क्या है कंटेक्स्ट अलग होता है, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, यार यहाँ की ये प्रॉब्लम है, श्रीलंका में ये प्रॉब्लम थी, बलूचिस्तान में ये प्रॉब्लम है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो बांग्लादेश का बनना ही है। बांग्लादेश जो था वो पहले पाकिस्तान का पार्ट था, तो बाद में वो अलग हो गया, तो वो भी एक रीजनलिज्म की डिमांड थी, तो उनके साथ ही बहुत अत्याचार किया था पाकिस्तानी आर्मी ने, इसलिए फिर बांग्लादेश अलग बना। Regional diversity in India. India contains over 2 dozen homogeneous linguistic regions, creating a complex mosaic of distinct cultural and linguistic communities within the nation state. ठीक है, तो भारत में मतलब 2 दर्जन से भी ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेज के रीजन हैं जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे कहीं ये अपनी गुजराती बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है, कहीं गढ़वाली बोली जाती है, कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं तमिल, भरी पड़ी हैं लैंग्वेजेस। ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे फिर क्या है
रीजन अलग बन जाते हैं, तो फिर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ बन जाती हैं, तो वो क्या है, अलग अपना वो चाहती हैं कि हमें अलग करो। तो इसी तरह जैसे आप इसकी इनिशियल डिमांड्स कहाँ से शुरू हुई थी, जब जो पूरा साउथ इंडिया था, वो क्या है, मद्रास स्टेट हुआ करता था। कर्नाटका, तमिलनाडु ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, उसको पूरे को मद्रास स्टेट बोलते थे। तो फिर लैंग्वेज के बेसिस पे फिर बने तमिलनाडु, इसी तरह आपका बना कर्नाटका कन्नड़ लैंग्वेज पे, फिर केरला बना, इस तरह लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे फिर क्या हुआ, डिवीजन हुआ। लैंग्वेज बेस्ड रीजनल कॉन्शियसनेस, लैंग्वेज and cultural consciousness in India has given rise to linguistic regionalism, manifesting in movements like anti-Hindu agitations and Dravid Nadu demand, anti-Hindi agitations। ठीक है, तो वही लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत रीजनलिज्म चलता है, और आजकल बहुत टॉपिक ये काफ़ी हॉट चल रहा है। कर्नाटका में काफ़ी लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं कि जो भी बाहर से आते हैं यहाँ पे कर्नाटका में, उनको कन्नड़ बोलनी चाहिए, हिंदी क्यों बोलते हैं। सेम ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में भी। तो लैंग्वेज बेसिस या लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है वो होता है, मतलब रीजनलिज्म होता है। रीजनल डाइवर्सिटी हैज़ लेड टू कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं फिर बिटवीन स्टेट ओवर इंटर स्टेट बाउंड्रीज, रिवर वाटर शेयरिंग लाइक कावेरी डिस्प्यूट ओवर कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो भाई आप दो स्टेट, फिर आप जब रीजनलिज्म की बात हो जाएगी तो हर स्टेट अपना फ़ायदा देखेगा, तो फिर क्या है, दोनों स्टेट आपस में लड़ेंगे। जैसे ये कावेरी जो नदी है, इसके पानी के लिए कर्नाटका और तमिलनाडु लड़ रहे हैं। एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लोकेशंस, अदर वाटर डिस्प्यूट्स, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये भी पानी के ऊपर लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका ये भी पानी के ऊपर लड़ रहे हैं, कृष्णा रवि नदी के पानी के ऊपर। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, कर्नाटका और महाराष्ट्र बेलगाम सिटी के ऊपर लड़ रहे हैं कि दोनों कहते हैं हमारे अंदर आनी चाहिए। आसाम एंड नागालैंड भी बाउंड्री एरियाज के लड़ रहे हैं, और पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ के लड़ रहे हैं कि ये कैपिटल, ये चंडीगढ़ सिटी हमारी है, कि वो कह रहा हमारी है। तो ये क्या है, फिर रीजनलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं बहुत बढ़िया भारत के लिए। Tribal identity as regional divider. In Northeast India, tribal identity has served as a primary catalyst for regionalism, with distinct tribal communities developing strong regional consciousness based on their unique cultural heritage. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट की हमने बात कर ही ली थी। एक तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वहाँ का कल्चर, ठीक है, वहाँ की लैंग्वेज, फिर वहाँ का जो आपका एथनिसिटी है, जिस तरह वो लोग दिखते हैं, उनके रेशियल फीचर्स हैं, ठीक है, और रिलीजन, ये सब अलग है। तो इसलिए वहाँ पे क्या है, रह रहे के अलगाववाद की डिमांड उठती रहती है। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रीजनल कॉन्शियसनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बेस उनका, क्योंकि यूनिक कल्चरल हेरिटेज है, मेनलैंड इंडिया से अलग है काफ़ी वो लोग। ट्राइबल्स इन नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश हैव एक्टिवली रेसिस्टेड असिमुलेशन इनटू मेन स्ट्रीम कल्चर ड्यू टू देयर डिस्टिंक्टिव ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये वही ट्राइबल्स जैसे नागालैंड में हो गए, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में उन्होंने बहुत ही विरोध किया है कि हम आपका जो मेन स्ट्रीम भारत का कल्चर है उसमें शामिल नहीं होंगे, हम अपना अलग कल्चर जो है उसी को रखेंगे। Religious regionalism played a decisive role in pre-independence India, ultimately leading to the partition of subcontinent into separate nations of India and Pakistan। ठीक है, तो अब रीजनलिज्म क्या है, रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हिंदू एंड मुस्लिम दो अलग अलग गुट बन गए थे, और दोनों को फिर अलग अलग कंट्री बनी, इंडिया और पाकिस्तान, सबको पता है ये बात। ठीक है, after independence, religious factors continue to fuel religious regionalist movements, most notably Sikh separatist movement, पंजाब डिमांडिंग ऑफ खालिस्तान। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद भी इस तरह की बातें होती गई, और इसमें सबसे प्रोमिनेंट है खालिस्तान मूवमेंट, और इसका सबसे जो भयंकर रूप देखने को मिला था वो 1984 में, जब पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, फिर उसके बाद हुए एंटी सिख राइट्स। Both historical and contemporary examples demonstrate how religious identity can translate into concrete territorial and political demands, challenging the unified structure of the nation state। ठीक है, तो हिस्टोरिकल और पुराने और आजकल के जो एग्जाम्पल्स हैं, दोनों ये क्या बताते हैं कि रिलीजियस आइडेंटिटी जो है ये टेरिटोरियल और पॉलिटिकल डिमांड में बदल सकती है कभी भी, जैसा कि हमने पाकिस्तान बनने में देखा, और जैसा कि हमने खालिस्तान का एग्जाम्पल जो कॉन्टेम्प्रेरी चल रहा है। उसके बाद है अनइवन रीजनल डेवलपमेंट, ये और एक फैक्टर है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड अनइवन डेवलपमेंट across regions serve as major catalyst for regionalist movements, creating feeling of neglect among affected population। ठीक है, तो भाई कोई स्टेट ज़्यादा डेवलप हो गया, कोई कम डेवलप हो गया, बीमारू राज्य जैसे हुआ करते हैं ना पहले, अब इसमें बिहार आ गया, मध्य प्रदेश,
फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब आ गए। तो अब ये है कि जो अच्छे राज्य हैं, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो कहेंगे कि सरकार इन राज्यों पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, जो कि बीमारू हैं, जिन पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, और हम इतना पैसा कमा रहे हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो आपस में फिर क्या फीलिंग आ जाती है कि भाई हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि अनइवन रीजनल डेवलपमेंट की वजह से। अंडर डेवलपमेंट ड्रिवन सेपरेटिज्म, रीजन्स लाइक तेलंगाना इन आंध्र प्रदेश एंड विदर्भा इन महाराष्ट्र have demanded separate statehood due to perceived economic neglect compared to other parts of the state। ठीक है, तो विदर्भ महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, तेलंगाना भी जैसे एक रीजन था आंध्र प्रदेश में, अब उन्होंने डिमांड करी कि भाई हमको अलग स्टेट चाहिए, स्टेटहुड चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो फिर फाइनली वो 2014 में बन गया। इसी तरह और डिमांड्स हैं, जैसे विदर्भ वाले कह रहे हैं कि भाई हमको अलग स्टेट बना दो, सौराष्ट्र में भी कह रहे हैं कि हमको अलग बना दो, और भी बहुत जगह चल रही हैं डिमांड्स। तो ये चलती रहती हैं, क्यों? क्योंकि अंडर डेवलपमेंट रहता है। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमारे एरिया में अंडर डेवलपमेंट है। अगर हमारा सेपरेट नेशन बन जाएगा तो हम अच्छी तरह खुद ही देख लेंगे और हम डेवलपमेंट कर लेंगे। Regionalism beyond underdevelopment. Regionalism is not always tied to economic backwardness, as evidenced by strong regionalist movements in developed areas like Tamil Nadu in 1950s and Punjab in 1980s। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार अंडर डेवलपमेंट की वजह से ही रीजनलिज्म पैदा होता है, तो ऐसा नहीं है हमेशा, क्योंकि डेवलप्ड जो हैं, विकसित या प्रॉस्पेरस स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु और पंजाब, यहाँ पे भी रीजनलिज्म के मूवमेंट्स देखी गई हैं। पंजाब में जैसे खालिस्तान की बात चल रही है, अब प्रॉस्पेरिटी तो है वहाँ पे, पंजाब में खूब अच्छे किसान पैसा कमाते हैं, फिर भी वो कहते हैं खालिस्तान, क्योंकि फिर अदर फैक्टर्स आ जाते हैं। तो खालिस्तान में जैसे क्या फैक्टर आ रहा है, रिलीजन का फैक्टर आ रहा है, सिख रिलीजन को वो अलग मान रहे हैं हिंदुइज्म से। तमिलनाडु में क्या फैक्टर आता है, तमिल आइडेंटिटी का, वो कहते हैं कि भाई तमिल आइडेंटिटी जो है वो हिंदू आइडेंटिटी से अलग है, और तमिल इज ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ये भी ऐसा कहा जाता है। Development paradox in regionalism. Even economically prosperous regions can experience intense regionalist sentiments, suggesting that factors beyond economic underdevelopment contribute। ठीक है, देख लिया ना कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कोई ऐसा नहीं कि अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो ही अलगाववाद की डिमांड्स आएंगी। अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, फिर भी वहाँ पे लोग अलग स्टेट मांग सकते हैं या अलग देश भी मांग सकते हैं। और जैसे हमने देख लिए, फिर अलग फैक्टर्स आएंगे, जैसे रिलीजन के बेसिस पे, या फिर खुद की पर्सनल आइडेंटिटी की वजह से, या फिर कई बार क्या होता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके भी इंटरेस्ट होते हैं कि भाई उनको लगता है कि अलग स्टेट बन जाएगा तो मैं यहाँ का सीएम बन जाऊँगा, या हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। तो उस वजह से भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या नेता मतलब इस आग में और घी डालते हैं। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ इन रीजनल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल लीडर्स ऑफन एक्सप्लॉइट रीजनल सेंटीमेंट्स फॉर पॉलिटिकल पर्सनल गेन्स। ठीक है, मैंने बात करी ली अभी पर्टिकुलरली वैन दे आर डिनाइड पावर और इन्फ्लुएंस इन द स्टेट और नेशनल लेवल। ठीक है, तो जैसे आपको सत्ता नहीं मिल रही तो आप क्या करोगे, आप फिर क्या ना इस तरह के करोगे, क्या नया स्टेट ही बना लो ना, उस स्टेट के फिर डायरेक्ट खुद ही सीएम बन जाएंगे हम, क्या बुराई है। पॉलिटिकल पार्टीज लाइक शिवसेना, अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति हैव स्ट्रेटेजिकली यूज रीजनल आइडेंटिटी टू बिल्ड देयर पॉलिटिकल बेस एंड मोबिलाइज सपोर्ट। ठीक है, अब अकाली दल हो गया, शिवसेना हो गया। शिवसेना ने पूरा मतलब मराठी आइडेंटिटी को कैप्चर किया और मराठी मानुस की बात शुरू करी। मराठी मानुस मतलब पीपल ऑफ महाराष्ट्र। तो उनका ये कहना था कि बाहर के लोग आके मराठी लोगों के जॉब और वो सब छीन रहे हैं। तो वही हर जगह यही बात होती है आजकल, यूरोप और अमेरिका में भी यही सब बातें हो रही हैं कि भाई बाहर से जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो सब हमारे जॉब्स वगैरह छीन रहे हैं। तो ये सब स्टेट में बात होती है। तो एग्जाम्पल है शिवसेना, अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति एक्स्ट्रा। सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स मतलब अलगाववाद की जो मूवमेंट्स हुई। द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म इन्वॉल्व्स डिमांड्स फॉर कंप्लीट सेसेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन, एग्जाम्पलिफाइज खालिस्तान, अर्ली नागालैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स सीकिंग सेपरेट सोवरेन स्टेट्स। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है, खालिस्तान और नागालैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट के सेपरेट स्टेटहुड डिमांड्स। अब यहाँ पे तो क्या है ना कि देश ही अलग कर दो, सेपरेट कंट्री बनानी है। यहाँ पे है कि सेपरेट स्टेट बनाना है, स्टेट के अंदर स्टेट। ए सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ रीजन मैनिफेस्ट थ्रू डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट दैट टू बी कार्व्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। और जो हो चुके हैं सक्सेसफुली वो हैं अपने तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, और जितने तमिलनाडु वगैरह हैं, तमिलनाडु, केरला, ये सब पहले मद्रास स्टेट में हुआ करते थे। इवन गुजरात भी किस में आता था, बॉम्बे स्टेट में।
पहले बहुत कम स्टेट हुए थे, तो अगर आप 50s का वो पढ़ें लक्ष्मीकांत में, आपने पॉलिटी वाली जो है उसमें अच्छी तरह मिल जाएगा आपको। यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव कंसिस्टेंटली डिमांडेड फुल स्टेटहुड। ठीक है, तो दिल्ली की हमेशा डिमांड रहती है कि हमें फुल स्टेटहुड दी जाए, क्योंकि पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस, वो किसके हाथ में है? होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। तो इसलिए दिल्ली सरकार की हमेशा डिमांड रहती है हमें फुल स्टेट दी जाए। तो इसलिए जो रीजनलिज्म की डिमांड्स हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे तो क्या होती हैं, ये वाली, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल है, अलग देश बनाया जाए। मिड लेवल पे होती है अलग स्टेट बनाया जाए। और बहुत ही माइल्ड क्या होती है, थोड़ी ऑटोनॉमी बढ़ा दी जाए। ऑटोनॉमी मतलब हम अपने फैसले खुद ले सकें, जैसे कि भाई पुलिस तो हमारे हाथ में दे दो, फुल स्टेटहुड दे दो, ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड लेजिस्लेटिव पावर्स विद इन द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। Regionalism often expresses itself through conflicts between states over shared resources and territorial boundaries, such as ongoing Kaveri water dispute, ये सब हमने देख लिया है। Interstate disputes over territorial boundaries exemplified by बेलगाम, ये भी हमने देख लिया, एग्जाम्पल्स हैं ये, इनको याद रखिएगा, पहले भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो बेलगाम के ऊपर लड़ रहे हैं कर्नाटका और महाराष्ट्र, उसी तरह चंडीगढ़ के ऊपर लड़ रहे हैं पंजाब और हरियाणा। ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, लिख सकते हैं अगर सवाल आए। अब बात कर लेते हैं रीजनलिज्म की, तो बहुत बात हो गई, अब करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसका मतलब क्या होता है? एक चीज होती है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अब इसका मतलब क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब होगा सारी पावर सेंटर में है। सेंटर मतलब जैसे मान लीजिए कोई देश है ऐसा, तो इसकी जो कैपिटल है, सारी पावर इसी यहीं पे है, सारे फैसले यहीं से लिए जाते हैं, तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अभी इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि भाई यहाँ पे भी छोटे छोटे वो बना दें, सबको पावर दे दें थोड़ी थोड़ी। मेजर एरियाज़ की पावर तो यहीं रहेगी, जैसे मेजर डिसीजंस हैं, मतलब कल कोई कोई वॉर हो गई, ठीक है, या कोई बड़े जैसे चीज़ें, रेलवेज और ये सब जो बड़े डिसीजंस हैं, ये तो सेंटर के हाथ में रहेंगे, लेकिन छोटे छोटे डिसीजंस के लिए जैसे लोकल डेवलपमेंट हो गया, ये सब बाकी एरियाज़ में दे दे पावर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो बात समझ में आई कि भाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में क्या है इंडिया में, कि यार न्यू दिल्ली में सारी पावर है, या फिर न्यू दिल्ली में भी नहीं है तो चलो जो स्टेट कैपिटल है वहाँ पे सारी पावर है, सारे फैसले वहीं से लिए जा रहे हैं। अब इसको और डिसेंट्रलाइज कर दो, और जितने जिले हैं वहाँ पे उनको पावर दे दो, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन रेफरेंस टू द सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, एक ही जगह सीमित मत रखो। बांट दी ना हमने अलग अलग जगह। अब बांटने का फायदा क्या होगा कि जितने ज़्यादा लोगों के पास, मतलब जितनी फैली हुई होगी पावर, उतने लोग अपने खुद के डिसीजन ले पाएंगे। एंड अथॉरिटी फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट टू लोअर लेवल्स, क्रिएटिंग अ मोर डिस्पर्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर। हायर लेवल से लोअर लेवल पे, हायर लेवल क्या था? ये जो सेंटर आपकी कैपिटल्स थी, स्टेट कैपिटल या नेशनल कैपिटल, यहाँ से आपने पावर को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हायर लेवल से कहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया? लोअर लेवल पे, creating a more dispersed government structure. The primary objective of decentralization is to enable greater local participation. सबसे जो बड़ा फायदा क्या होता है? ग्रेटर लोकल पार्टिसिपेशन। भाई ये पावर एक ही जगह थी तो दिल्ली, जैसे मान लीजिए दिल्ली में पावर है तो दिल्ली के लोग ही तो सब कुछ करेंगे। फिर हम जैसे मान लीजिए कहीं गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो हमारी बात कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा? इसलिए क्या होगा, हमारा भी पार्टिसिपेशन होगा अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाए। अलाउिंग कम्युनिटीज टू हैव डायरेक्ट इनपुट इन गवर्नेंस मैटर अफेक्टिंग दैम। भाई जैसे लोकल पंचायत हो गई, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होंगे, उनके चुनाव हो रहे हैं, तो आप वहीं अपनी डिमांड, भाई मान लीजिए आपको अपने गांव में कोई सड़क बनवानी है, अब पावर सेंट्रलाइज है तो क्या दिल्ली जाएंगे क्या वो सड़क बनवाने के लिए? दिल्ली में आपकी सुनेगा कौन? वहाँ तो इतने बड़े बड़े मंत्री वंत्री बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं यार हम यहाँ रशिया यूक्रेन लड़ाई हो रही है, ये सब बातें कर रहे हैं, ये कहाँ गाँव की सड़क? तो बात क्या होती है ना कि जितना जो जिस लेवल का मुद्दा है उसी लेवल पर डील होना चाहिए। अब गांव की सड़क का जो मुद्दा है वो गांव के लेवल पे ही बात खत्म हो जानी चाहिए, दिल्ली में कोई सुनेगा भी नहीं आपकी। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जरूरी है। अब थ्री फॉर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पावर क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन मैनिफेस्ट इन थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। पहला है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्विंग डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो पॉलिटिकल लेवल पे कर दो डिसेंट्रलाइज, भाई अलग अलग चुनाव करवा दो। भाई एक तो नेशनल के चुनाव हो गए, अब मान लीजिए जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, राजस्थान में अलग है, गुजरात में अलग है, ये ना हुए, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर मतलब देश चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। हर देश, हर जो राज्य है वो कैसे उनके डिमांड्स पूरी होंगी, या वो कैसे काम करेगा? तो हमने क्या किया, पहली डिसेंट्रलाइजेशन करी स्टेट गवर्नमेंट्स बना के। अब स्टेट्स भी बन गए, स्टेट गवर्नमेंट बन गई, लेकिन स्टेट में भी फिर क्या अलग अलग जिले होते हैं, जिलों के अंदर अलग अलग गांव होते हैं, तो वो भी फिर कैसे कर पाएंगे? तो उसके बाद हमने बनाया पंचायती राज।
और दूसरा ये म्यूनसिपैलिटी जो होती है। तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हो गया इम्प्लीमेंटेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि जो काम है वो वहीं के लेवल पे वहीं की वहीं हो जाए। और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, रिसोर्स एलोकेशन, कि उनको उनके पैसे दे दिए जाएं सरकार से, जो भी आना है भाई आपको, जैसे हर गांव का एक बजट बना दिया, भाई इस गांव को 5 करोड़ रुपए दे दिए साल में, अब इसमें सड़क बनाओ चाहे हॉस्पिटल बनाओ, तो वहीं मर्जी। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया ये। Democratic foundation, decentralization is fundamentally based on democratic principles that emphasize the importance of participatory governance and representative decision making and multiple levels of government। मतलब क्या, कि जो ये डिसेंट्रलाइजेशन है इसका बेसिस क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल मतलब जो प्रिंसिपल होता है कि लोगों को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार हो। तो जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी बढ़ेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बढ़ेगी। लोग बहुत लेवल, मल्टीपल लेवल्स पे इलेक्शन प्रोसेस में या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग होगी। एक तो मान लीजिए आप नेशनल लेवल पे जब चुनाव होते हैं, दिल्ली के चुनाव होते हैं, तो पीएम के लिए वोट देते हैं। फिर स्टेट लेवल पे होते हैं, सीएम के लिए उसमें वोट देते हैं। फिर पंचायत में होते हैं, या फिर आपके जैसे शहर में रहते हैं तो वार्ड के चुनाव होते हैं, उसमें वोट देते हैं। ठीक है, तो कितने लेवल पे वो हो गया, तो 3 लेवल पे आपका पार्टिसिपेशन हो गया। The core purpose of decentralization is to ensure that political and administrative power is not concentrated exclusively। तो इसका प्राइमरी पर्पस यही है कि पावर सारी एक ही जगह इकट्ठी ना हो जाए यहाँ पे, और सब फिर ये मनमानी करने लग जाए। पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहनी चाहिए। Geographical and cultural necessity, India's vast geographical size and immense socio-cultural diversity make decentralization not just beneficial but essential फॉर गवर्नेंस अक्रॉस डाइवर्स लैंडस्केप ऑफ द नेशन। ठीक है, तो भारत की 2 प्रॉब्लम्स क्या है, बड़ी प्रॉब्लम कह लीजिए या फीचर कह लीजिए। भारत इतना बड़ा एक तो राज्य देश है जोग्राफिकली, जम्मू कश्मीर से नीचे तमिलनाडु तक, इधर अपना गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। दूसरा, सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, गुजरात में अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, असम में अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, सबके कल्चर अलग हैं, सबके फेस्टिवल्स अलग हैं। तो ऐसी इतने बड़े वास्ट कंट्री में अगर एक न्यू दिल्ली में ही सारी पावर होगी, सारे फैसले वहीं से लिए जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए भारत में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत ही ज़रूरी है। एक कोई बेनिफिशियल नहीं है कि बस यार ठीक है अच्छी चीज़ें कर लो, बहुत नेसेसिटी है यहाँ पे। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, डिसेंट्रलाइजेशन सर्व एज क्रूशियल टूल फॉर एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड एंड वीकर ग्रुप्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद डायरेक्ट एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एट लोकल लेवल। ठीक है, तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज और वीकर सेक्शंस हैं उनकी क्या है, डायरेक्ट एक्सेस देता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि लोकल लेवल पे जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, वो वोट उसी को देंगे जो उनका काम करवाएगा। अब क्या है, बड़े लेवल के जो चुनाव होते हैं ना, स्टेट वाले या फिर दिल्ली वाले, सेंटर वाले, उनमें क्या है, आबादी बहुत ज़्यादा होती है। भाई स्टेट का चुनाव होगा तो मतलब वो किस लेवल एमएलए चुने जाते हैं स्टेट के चुनाव में, तो एमएलए जिस एक एरिया से आता है तो उस एरिया की जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो थोड़े से लोग हैं उनकी इतने वोट की वैल्यू रहती नहीं है। लेकिन जब पंचायत के या फिर जैसे शहरों में वार्ड के चुनाव होते हैं, तो छोटे मतलब छोटे ग्रुप्स जो हैं, छोटे मतलब कि साइज में जो छोटे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में, उनकी भी उन वोट की वैल्यू बढ़ती है, तो उनको डायरेक्ट एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मिलता है। और दूसरा, वो फिर जाके अपना विरोध भी जता सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि भाई कोई मार्जिनलाइज ग्रुप है वो कोई दिल्ली थोड़ी जाएगा, या आप मान लीजिए आप किसी स्टेट में हैं, आप उत्तर प्रदेश में, आप लखनऊ थोड़ी जाएंगे बात बात पे। तो इसलिए डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है लोकल लेवल पे। लोकल नीड्स इंटीग्रेशन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन इफेक्टिवली अकाउंट फॉर स्पेसिफिक लोकल नीड्स एंड कंडीशंस, ensuring दैट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर टेलर टू रीजनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो वही बात है, रीजनल रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती हैं। भाई इतना बड़ा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, अब वहाँ पे इतने सारे गांव हैं, तो एक लखनऊ से ही कैसे वो सब सारे डिसीजन लिए जाएंगे। कुछ गांव नेपाल बॉर्डर पे लगते हैं, कुछ गांव इधर दिल्ली से मिलते हैं, इतना बड़ा है, कुछ गांव राजस्थान से भी मिल जाते हैं, मथुरा वगैरह का जो एरिया है ये सब उत्तर प्रदेश में आता है। तो लोकल नीड्स कैसे केटर होंगी सिर्फ लखनऊ में बैठे हुए गवर्नमेंट से। तो इसके लिए लोकल नीड्स को, मतलब मान लीजिए किसी किसी जगह गांव में सड़क बनानी है, किसी जगह पानी पीने के पानी की समस्या है,
कहीं मान लीजिए जंगली जो ये पशुओं की समस्या है, बहुत सारी गाँव में अलग-अलग समस्या है, कहीं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो रीजनल पॉलिसीज़ जभी बनेंगी जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा। Grassroots democratic strengthening. Decentralization significantly strengthens democratic participation at grassroots level by bringing governance closer to the people and enabling direct community involvement in local affairs. ठीक है, तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है क्या करता है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को ग्रास रूट लेवल पे बहुत स्ट्रांग कर देता है। कैसे? क्योंकि भाई आपके चुनाव हो रहे हैं ना, तो डायरेक्टली आपको इफेक्ट हो रहा है। अब आप मान लीजिए स्टेट चुनाव होते हैं, एमएलए के लिए आपने वोट दिया, अब एमएलए तो कहाँ गांव में आके थोड़ी रहेगा आपके, वो जहाँ का है वहीं रहेगा। लेकिन आपने वैसे पंचायत चुनाव में उसके लिए सरपंच के लिए वोट किया, तो वो सरपंच तो आपके गांव में रहेगा, तो डायरेक्टली आपका क्या इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, क्लोजर टू पीपल, वो आपके क्लोज रहेगा, डायरेक्ट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। Responsive governance framework. The decentralized system creates a more responsive governance framework that can address unique challenges and opportunities present in different regions and communities across India. तो जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है क्या करता है, मोर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस। क्यों मोर रेस्पॉन्सिव? भाई लोकल लेवल पे है ना। भाई मान लीजिए सिर्फ कोई डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में है ही नहीं, सिर्फ न्यू दिल्ली में एक सरकार है जो पूरा देश चला रही है। आप यूपी के किसी गांव में हैं, आपको सड़क बनानी तो आप दिल्ली जाएंगे। एक आप अपने सरपंच से डायरेक्टली बोल दें तो ज़्यादा रिस्पॉन्स कहाँ मिलेगा आपको, सरपंच से डायरेक्टली बोलने में ना। तो इसलिए मोर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस भी देता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एंशियंट गवर्नेंस सिस्टम, पंचायत रिप्रेजेंटेड इन, अब इसमें बात कर लेते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। तो पंचायत क्या है? पंचायत रिप्रेजेंटेड एशियन सिस्टम ऑफ विलेज गवर्नेंस इन इंडिया, ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पंच परमेश्वर, वेयर 5 इलेक्टेड विलेज एडल्ट्स हेल्ड सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये पुरानी व्यवस्था है, पंचायत जो है हमारे भारत में सदियों से, हजारों सालों से चली आ रही है गांव लेवल पे। और इसमें क्या होता है, पंच का मतलब होता है पांच, तो इनसे ही पंचायत आया, पांच। तो किसी भी गांव के पांच जो बूढ़े हैं उनको बना दो भाई, ये पांच बूढ़े सरपंच, मतलब उन पांचों में एक इलेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा सरपंच। पंच परमेश्वर से ये आती है। ठीक है, Gandhian vision for democracy. Mahatma Gandhi envisioned village panchayat as the foundational cornerstone of Indian democracy, believing that the true democratic governance should begin at the grassroots level. तो महात्मा गांधी बहुत बड़े सपोर्टर थे इसके डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के और पंचायती राज के स्पेशली, क्योंकि उनका मानना था कि जो ट्रू डेमोक्रेसी है वो कैसे आएगी, ग्रास रूट लेवल पे, विलेज लेवल पे अगर इलेक्शंस होंगे, चुनाव होंगे और वहीं की वहीं एक इलेक्टेड बॉडी बनेगी, जैसे पंचायत बनी उसमें से एक सरपंच चुना गया, तभी रियल डेमोक्रेसी आएगी। तो इसमें गांधी जी का विजन भी था, गांधीयन विजन फॉर डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड आर्टिकल 40 under directive principle of state policy which directed state governments to organize and establish पंचायत as units of local soil governance। ठीक है, तो आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में ऐसा कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पंचायत बनानी चाहिए, तो बाद में फिर बना दी गई। फेल्ड अर्ली डेवलपमेंट प्रोग्राम, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च्ड इन 1952। ये देखा था मैंने पहले, ये फर्स्ट प्लान जो हुआ था, फर्स्ट प्लान था ना हमारा, प्लानिंग कमीशन प्लान बनाते ना, पंचवर्षीय योजना, 5-5 साल के प्लान बनते थे नेहरू जी की सरकार में। तो पहले प्लान में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए थे, सर ये क्या था, लोकल ग्रास रूट लेवल पे बेस्ड थे, लेकिन ये फेल हो गए क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ मीनिंगफुल पीपल्स पार्टिसिपेशन, हाईलाइटिंग द नीड फॉर मोर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, क्योंकि वो चुनाव वगैरह नहीं होते थे, वहीं ऑफिशियल्स बता दी जाते थे, भाई ये जैसे आपके कोई ये वो साहब हैं, बीडीओ जैसे होता है ना, इस तरह कोई ऑफिसर हैं, ये कर देंगे कुछ जो भी आपको चाहिए, इनको बता देना भाई सड़क बनानी है कि क्या बनाना है। तो फिर ऑफिसर को भी क्या मतलब है, वो अपना ठीक है नौकरी करके घर चला जाएगा। तो क्या पार्टिसिपेशन नहीं था उतना, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं था। उसके बाद आई बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में 1957 में यह रिकमेंड किया, एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम बनाइए आप। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्राम पंचायत होंगी विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और यही सिस्टम चल रहा है आज भी। 3 टियर हो गया ना, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, देन आपका जिला परिषद। अल्टरनेटिव 2 टियर प्रोस्पेक्ट, द अशोक मेहता कमेटी 1978, अब ये उसके बाद आई, इन्होंने इसको
3 टियर को बोला 2 टियर में कन्वर्ट कर दो, बट दिस रिकमेंडेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, लेकिन इसको माना नहीं गया। उन्होंने, सरकार ने कहा हम तो 3 ही बढ़िया हैं, हमें तो 2 में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग 73rd अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट से ये पंचायती राज सिस्टम बना? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अचीवमेंट। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास्ड इन 1992 एंड इम्प्लीमेंटेड इन 1993 ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। इससे पहले क्या था, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ने ये बोला था कि भाई ऐसा करना चाहिए। तो फिर सरकार ने कहा लो कर देते हैं। तो फिर 92, लेकिन आज़ादी के बाद इतना टाइम लग गया ना, 92 आते आते 40 साल हो गए शायद, है ना, 1940 से, हाँ 42 ईयर्स हो गए। ठीक है, लेकिन वही है ना, दुर्घटना से देर भली है, तो लेट आए लेकिन हो गया काम। 1993 में इम्प्लीमेंट हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये याद रखिएगा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ट्रांसफॉर्मिंग दैम ऑप्शनल लोकल बॉडीज इनटू अ मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटीज। ठीक है, तो पहले ऑप्शनल था, कहीं हो जाता था कहीं नहीं होता था, बाद में मैंडेटरी चीज़ बन गई। जैसे राज्य सरकार के चुनाव होंगे उसी तरह पंचायत के चुनाव होंगे, और फिर वो सब जो भी पंच पंच चुने जाएंगे, सारा जो प्रोसेस होगा वो होगा। द अमेंडमेंट मैंडेटेड अ 3 टियर सिस्टम इन ऑल स्टेट। वही जो बलवंत राय कमेटी की जो रिपोर्ट में जैसे कहा गया था, अपना ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग 20 लाख, एस्टेब्लिश्ड 5 ईयर टेन्योर। वही जैसे 5 साल का, सब जगह 5 साल का ही है। स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 साल का, स्टेट गवर्नमेंट 5 साल का, तो इसमें भी 5 साल का किया गया। और रिजर्वेशंस दे दिए गए एससी, एसटी एंड ओबीसी कम्युनिटीज़ के लिए, साथ ही साथ 1/3 सीट वुमेन के लिए भी रिजर्व कर दी गई। इसलिए जैसे वो पंचायत करके ओटीटी सीरीज आती है ना, तो उसमें वो जो महिला होती है शायद वो सरपंच होती है, और उसका पति ऐसा उसको कुछ करवाता है कि भाई, ये इसलिए होता है कि ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि जब 1/3 सीट वुमेन के लिए वो हैं, फिक्स्ड हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी वाइफ को खड़ा कर देते हैं सरपंच के लिए या जिस भी इलेक्शन के लिए। तो फिर वो, मतलब बीवी तो अंगूठा टेक देती है, या जो भी है, भाई जो कहते हैं वैसे कर देती है, तो वो डमी कैंडिडेट जैसे होते हैं ना, वैसे बन जाती है वो। ठीक है, institutional support mechanism. The amendment required establishment of a state finance commission and state election commission to ensure financial autonomy and regulate regular election, providing institutional support for effective functioning of पंचायत। अब देखिए, जैसे सेंटर के चुनाव होते हैं अपने, और अपने स्टेट के चुनाव होते हैं, ये कौन कराता है? अपना इलेक्शन कमीशन, जो दिल्ली में बैठता है। लेकिन अब पंचायत के चुनाव कौन कराएगा? तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। तो वो जितने भी उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी पंचायत के या अर्बन लोकल बॉडीज़ के जिला परिषद के चुनाव होंगे, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। साथ ही साथ एक स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, जो उस, फिर भाई चुनाव से क्या होगा, बजट भी तो अलोकेट करना पड़ेगा ना, हर गांव के लिए इतना पैसा जाएगा, तो वो फिर एक स्टेट फाइनेंशियल कमीशन भी अलग बनाया। उससे क्या फ़ायदे हुए? एक तो आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली, और रेगुलर इलेक्शंस आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाने लग गया। प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पंचायत। Functional powers and responsibilities. Panchayats were granted powers for economic development, social justice implementation, and local planning, with the 11th schedule listing 29 subjects including agriculture, irrigation, rural housing, poverty alleviation, education, health। ये सब आप इनको रट सकते हैं, लिख सकते हैं अगर याद रह जाएं तो। 11th schedule भी याद रखना है, और 29 तो कोई इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ 11th schedule और 2-4 नाम याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। Recognition as self-government institution. The constitutional amendment formally recognized panchayats as institutions of self-government rather than mere administrative units, empowering them with decision-making authority at the local level। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया? फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया पंचायत को एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि बस वो कहने की बात है, वो मतलब कानून पास हो गया तो अब तो कानूनी चीज़ है, तो उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मिल गई लोकल लेवल पे। अब ये पेसा एक्ट और आया था, ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड किया गया था इसको 1996 में। पंचायत एक्सटेंडेड पंचायती राज टू ट्राइबल एरियाज इन स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वाइल रेस्पेक्टिंग ट्रेडिशनल ट्राइबल कस्टम्स एंड। तो ये पेसा एक्ट ने क्या किया था? एक्सटेंडेड पंचायती राज सिस्टम टू ट्राइबल एरियाज, ये 1996 में आया था। तो वो उससे क्या होता है ना कि वहाँ पे उनकी और ऑटोनॉमी वगैरह जो है ट्राइबल की, वो बनी रहे, साथ ही साथ उनको फ़ायदे मिल जाएँ लोकल गवर्नेंस के, उनका खुद मतलब कोई सड़क वड़क बन जाए, बिजली पानी आ जाए, एजुकेशन हेल्थ केयर वगैरह, ये सब जो चीज़ें होती है, सोशल चीज़ें होती हैं ना, ये थोड़ी इंप्रूव हो जाएँ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। अब बात कर लेते हैं हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की। ये 73rd किसके लिए था?
पंचायती राज के लिए, और 74th जो किसके लिए है, अर्बन लोकल बॉडीज, जिला परिषद वगैरह जो होता है ना, शहर में भी तो लोकलाइज्ड वो चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए शहरों में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर अर्बन गवर्नेंस, द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्युनिसिपैलिटीज एस्टेब्लिशिंग अर्बन लोकल गवर्नेंस एज फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आई अर्बन लोकल गवर्नेंस की बात, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह बना दी गई। 73rd तक था विलेजेस के लिए, पंचायत के लिए, और 74 किसके लिए, अर्बन शहरों के लिए, अर्बन लोकल गवर्नेंस। 3 tier urban classification system, the amendment created three distinct types of urban local bodies। एक होती है नगर पंचायत फॉर सेमी अर्बन एरियाज, म्युनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉल टाउन्स एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो बहुत बड़े जैसे शहर होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे क्या होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं। बीच के टाउन होते हैं, उनके लिए होती है म्युनिसिपल काउंसिल, और सेमी अर्बन एरिया जो कुछ गांव है, कुछ शहर है, तो वहाँ पे होती है नगर पंचायत। ये तीनों नाम याद रखने हैं। सेमी अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, नगर पंचायत सर्व एज द फाउंडेशनल टीयर फॉर सेमी अर्बन एरियाज, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रूरल पंचायत एंड फुल म्युनिसिपल गवर्नेंस सिस्टम इन ट्रांजिशनल सेटलमेंट्स। ठीक है, तो नगर पंचायत तो हमने बात की ना सेमी अर्बन एरियाज के लिए, कुछ वो गांव हैं, कुछ शहर हैं, हाइब्रिड टाइप की चीज़ है। ठीक है, सेमी अर्बन एरियाज हैं, तो उस गैप बन जाता है, मतलब एक ब्रिज बन जाता है। ब्रिज मतलब पुल होता है ना, जो जोड़ने वाली चीज़ होती है, किसके बीच में, रूरल एंड म्युनिसिपल के बीच में। म्युनिसिपल तो क्या है, अर्बन हो गई, और रूरल में आपके पंचायत आ गई। इन सब के बीच को जोड़ता कौन है, ये अपना नगर पंचायत। उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल फ्रेमवर्क, म्युनिसिपल काउंसिल्स केटर टू स्मॉल टाउन्स। ये हमने देखा ना, म्युनिसिपल काउंसिल किन के लिए होती है, स्मॉल टाउन्स के लिए होती है। जैसे बड़े टाउन कौन से हो गए आपके, ये मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, बहुत बड़े बड़े टाउन हैं। फिर बीच के टाउन कैसे हो गए, जैसे मान लीजिए जोधपुर की बात कर लेते हैं अपन, या फिर गुजरात में बड़ौदा की बात कर लेते हैं, है ना। महाराष्ट्र में जैसे और भी हैं, जैसे ये महाराष्ट्र के गांव तो और मुझे नहीं पता इतने, लेकिन जैसे बड़े शहरों के लिए क्या हो गई, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और बीच के जो टाउन्स हैं, मिड सिटीज़ जो हैं, टीयर 2 सिटीज़ इनको बोलते हैं, उनमें म्युनिसिपल काउंसिल आ गया। म्युनिसिपल काउंसिल केटर टू स्मॉल टाउन्स एंड मीडियम साइज अर्बन सेंटर्स, प्रोवाइडिंग localized governance suited to the specific needs and scale of smaller urban populations। इसके बाद आती है अपनी मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस सिस्टम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैंडल लार्ज सिटीज एंड मेट्रोपॉल एरियाज इक्विप्ड विद ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज टू मैनेज कॉम्प्लेक्स अर्बन चैलेंजेस। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे आ जाती है ये मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस सिस्टम। Comprehensive urban function, the 12th schedule outlines 18 key function for urban local bodies including urban planning, water supply, fire services, poverty alleviation, slum improvement, environment, public health। ठीक है, तो ये 12th schedule में 18 की फंक्शन है, किसके लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। ठीक है, और 11th schedule में 29 सब्जेक्ट्स थे, किसके लिए, गांव की पंचायतों के लिए। ये थोड़ा याद रखने के की पॉइंट्स है। लिंकिंग रीजनलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अब इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, कि हर आदमी अपने एरिया की, अपने रीजन की बात करता है, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी डिसेंट्रलाइजेशन। इन दोनों के बीच में क्या हम लिंक है या देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सेंट्रल नेग्लेक्ट एज रीजनल कैटलिस्ट, रीजनलिज्म ऑफन इमर्जेस फ्रॉम परसीव्ड नेग्लेक्ट एंड मार्जिनाइजेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्रिएटिंग फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग लोकल कम्युनिटीज हु फील देयर नीड्स आर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड। मतलब क्या, रीजनलिज्म जो है, अब इसमें बात करेंगे हम ज़्यादातर, ऑफन, ऑफन का मतलब होता है ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि हमेशा। हमेशा अगर ऑलवेज लिखा होता तो होता हमेशा, अब इसमें लिखा है ऑफन, ऑफन का मतलब होता है ज़्यादातर। क्योंकि कुछ कई बार हम देखा ना, कई बार खाली ये नहीं होता कि डेवलपमेंट नहीं हुआ इसलिए रीजनलिज्म हो रहा है, और अलग फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे रिलीजन का फैक्टर आ जाता है। जैसे खालिस्तान की बात हो रही है तो वो डेवलपमेंट में बात नहीं हो रही है, वो रिलीजन के ऊपर बात हो रही है। लेकिन ज़्यादातर रीजनलिज्म की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्यों खड़ी होती हैं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नेगलेक्ट कर देती है, उतना ध्यान नहीं देती। तो इसलिए फिर लोग कहते हैं कि यार ध्यान तो दे नहीं रहे, तो हमको मतलब थोड़ी ऑटोनॉमी दो, हम खुद को अपना देख लेंगे, कर लेंगे। क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमॉन्ग लोकल कम्युनिटीज़, तो लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं, जो एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे लोगों के अंदर फीलिंग क्या आती है, एलियनेशन की, यार हमको तो इन्होंने अलग करके पटक दिया, हम पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हु फील देयर नीड्स आर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस, तो फिर वो क्या डिमांड करते हैं, ग्रेटर ऑटोनॉमी। डिसेंट्रलाइजेशन एज इंस्टीट्यूशन सॉल्यूशन, अब इस चीज़ का सॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम देखी हमने,
एक तो ऑटोनॉमी है, लेकिन अब ऑटोनॉमी कहाँ तक देंगे? इससे बढ़िया ऑटोनॉमी देने के बजाय डिसेंट्रलाइजेशन कर दो ना, वो भी एक तरह की ऑटोनॉमी है। भाई अलग राज्य बनाने की बजाय हम कहेंगे कि आपके ग्रास रूट लेवल पे ही चुनाव करवा देते हैं पंचायती राज वगैरह के, तो आप अपना सड़क वड़क बनवा लेना वहीं पे। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू एड्रेस रीजनल एस्पिरेशंस बाय एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। ये है मेन पॉइंट। लोकल कम्युनिटीज को हम एम्पावर कर देते हैं, अलग स्टेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, विद ग्रेटर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड सेल्फ गवर्नेंस कैपेबिलिटीज। State creation has dual response. The creation of new states like Telangana and Jharkhand exemplifies how regional demands can be accommodated through decentralized governance structure reflecting both regional aspirations and decentralized logic. ठीक है, अब डुअल रिस्पॉन्स है भाई। एक रिस्पॉन्स तो डिसेंट्रलाइजेशन है रीजनलिज्म की प्रॉब्लम का, दूसरा रिस्पॉन्स है भाई अब मान लो ऑटोनॉमी दे दो, स्टेट बना दो। ऑटोनॉमी आपने दे दी, उससे क्या हो जाएगा? स्टेट हुड। तो ये दो सॉल्यूशंस है। डुअल रिस्पॉन्स क्या है? पहला है डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा है स्टेटहुड, या स्टेटहुड को हम ऑटोनॉमी भी बोल सकते हैं, ग्रेटर ऑटोनॉमी। लोकल रिप्रेजेंटेशन रिड्यूसिंग एलियनेशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस enable local communities to feel genuinely represented in governance process, significantly reducing the sense of alienation। ठीक है, तो पंचायती राज हो गए, और आपके दूसरे ये क्या हो गए? अर्बन एरियाज वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी वगैरह, ये सब क्या करते हैं? ये आपको एक सेंस देते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेशन सरकार में हो रहा है। ये नहीं कि सरकार दिल्ली में पड़ी हुई है और हम तो यहाँ कहीं गाँव में पड़े हुए हैं, हमारे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो लोकल लेवल पे आपका सरपंच, आपके 5 जो भी पंच होते हैं, सरपंच वगैरह चुन के पंचायत बनाई गई, फिर उसमें आपने बोला यार सड़क, बिजली, पानी जो भी है लगवा दो, करवा दो ये सब काम। तो आपको लग रहा है, आपको एक फीलिंग आती है कि ठीक है यार, हमें ऐसा नहीं, मतलब एक फीलिंग ऑफ रिप्रेजेंटेड आती है कि आपको जेन्युइनली आप रिप्रेजेंटेड हैं, सरकार आपकी देख रेख करती है। ना भी करे तो आपके पास खुद की एक पंचायत है, और पंचायत क्या है? बेसिकली आपकी लोकल गवर्नमेंट, जिससे आप क्या कर सकते हैं? सवाल पूछ सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। और डिसेंट्रलाइजेशन का एक जो फायदा होता है वो होता है कि लेस करप्शन। ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा सवाल पूछेंगे ना। मान लीजिए दिल्ली से ही सारे काम हो रहे हैं, तो किसी को पता ही नहीं कितना पैसा है, कितना गया। अब यहाँ लोकल लेवल पे काम हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं भाई सरकार ने इतना पैसा दिया था, आपने सड़क क्यों नहीं बनाई, कौन खा गया पैसा, बताओ हमें। Contrasting democratic forces, while regionalism represents centrifugal forces that कैन पोटेंशियली फ्रेगमेंट द नेशन। ठीक है, तो रीजनलिज्म क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छे एग्जांपल है, इनको याद कर लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है? पुल अपार्ट करती है। जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है? सेंटर से दूर लेके जाती है ऑब्जेक्ट को जब वो घूम रहा होता है। तो इसलिए रीजनलिज्म कैसा है? दूर लेके जाती है, दूरियां बढ़ाती है, अलगाववाद पैदा करता है। डिसेंट्रलाइजेशन कैसा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? सेंटर के नजदीक लेके जाता है ऑब्जेक्ट को। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट होल्ड्स कंट्री टुगेदर। तो जो रीजनलिज्म से अलगाववाद पैदा होता है डिसेंट्रलाइजेशन से, और क्या है? हम लोग पास आते हैं, या फिर सॉलिडेरिटी बढ़ती है। दोनों ही क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग फोर्सेज हैं, अपोजिंग मतलब चीजें हैं, रीजनलिज्म एंड, या फिर कह सकते हैं दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करती है। कि रीजनलिज्म का सॉल्यूशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। Unity through diversity framework. Decentralization successfully accommodates India's vast diversity within the unified framework of Indian democracy। ठीक है, तो वही सब बातें हैं कि इंडिया की जो इतनी डाइवर्सिटी है, तो उसको क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन अकोमोडेट कर लेता है। क्योंकि भाई देखिए, तमिलनाडु में कोई गांव है और एक राजस्थान में गांव है, दोनों की अलग अलग डिमांड्स और नीड्स होंगी। तो बेटर है कि दिल्ली में बैठा कोई आदमी उनको हैंडल करे, इससे बढ़िया है दोनों जगह क्या है? लोकल गवर्नमेंट दे दो। दोनों जगह राजस्थान के गांव में और तमिलनाडु के गांव में, दोनों जगह अपनी अपनी पंचायतें हैं, तो खुद ही वो अपना देख लेंगे उनको क्या चाहिए। तो इंडिया इतना जो डाइवर्स है, उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ डिवीजन इनटू स्ट्रेंथिंग एलिमेंट। तो जिन चीज़ों से डिवीजन बढ़े, अलगाववाद की सोच बढ़े, उन्हीं चीज़ों से क्या है? अब हम तरह से सॉलिडारिटी बढ़ेगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। तो सीट डिसेंट्रलाइजेशन इज द सॉल्यूशन टू रीजनलिज्म। ठीक है, तो इतनी सारी मतलब बातें करी, बकवास तो क्या करी। तो अब कंक्लूजन क्या कह सकते हैं? रीजनलिज्म एज डेमोक्रेटिक रियलिटी। रीजनलिज्म इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल रियलिटी ऑफ द कंट्रीज डाइवर्सिटी, रिप्रेजेंट्स कम्युनिटीज लेजिटिमेट क्वेस्ट फॉर रिकॉग्निशन एंड रिप्रेजेंटेशन विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, यूँ का यूँ भी रट लेंगे तो काम हो जाएगा। वो ये कि फंडामेंटल रियलिटी है कंट्री की, जो डाइवर्सिटी है, इतने सारे कम्युनिटीज़ हैं, तो क्या है? एक
हार्श ट्रुथ भी कह सकते हैं, हार्श रियलिटी होती है ना, कड़वी सच्चाई की, हाँ भाई इतनी डाइवर्सिटी है तो फिर रीजनलिज्म तो होगा ही। तो फंडामेंटल रियलिटी है कंट्री की डाइवर्सिटी की। डुअल नेचर ऑफ रीजनल मूवमेंट्स, तो रीजनलिज्म कैन फंक्शन बोथ एज अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। वैन मैनेज इफेक्टिवली इट डीपन्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, बट वैन मिसहैंडल्ड इट पोजेस थ्रेट टू नेशनल यूनिटी। भाई अगर अच्छी तरह हैंडल कर लोगे, उनको जो चीज़ दो मांग रहे दे दोगे तो उनको खुश हो जाएंगे, तो क्या है, और सॉलिडारिटी बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी देश में। अगर उनकी मांगे सुनोगे ही नहीं, उनको पड़ा रहने दोगे, तो फिर क्या है, और सेपरेटिस्ट या सेसेशनिस्ट जो वो बातें होती हैं वो बढ़ेंगी, अलगाववाद की बातें बढ़ेंगी। Decentralization as conscious strategy. India's implementation of decentralization through Panchayati Raj and municipalities represents deliberate and conscious effort to strengthen grassroots democracy and local governance. ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, रीजनलिज्म। उसका सॉल्यूशन हमारे पास डुअल है। पहला क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें अपने पास पंचायती राज और ये हो गया। दूसरा फिर नहीं माने तो फिर क्या है, स्टेटहुड दे दो। अब और क्या है, स्टेटहुड मतलब ग्रेटर ऑटोनॉमी। Reducing alienation through local governance. The decentralization framework specifically aims to reduce sense of alienation and neglect that often fuels regionalist movement by bringing governance closer to people. ठीक है, तो वही decentralization क्या करता है, एलियनेशन की जो सेंस आ जाती है लोगों में। एलियनेशन का मतलब क्या होता है, यार हम तो एलियन है, मतलब हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। भाई अब सुनेगा भी कैसे, देश इतना बड़ा है, दिल्ली में सरकार है, किस किस की सुने। तो इससे बढ़िया क्या है, लोकल गवर्नमेंट। उन्हीं को बोल दो भाई आप अपनी खुद ही बना लो और खुद ही कर लो, अपना अपना देखो। सही है ना। Future balance dependency. India's future success in maintaining unity while respecting diversity will fundamentally depend on how effectively decentralization works as corrective mechanism. ठीक है, तो भैया भारत की जो फ्यूचर सक्सेस है किस चीज़ में, अपनी यूनिटी जो है उसको बनाए रखने में, बावजूद हमारी डाइवर्सिटी के, और उसको रेस्पेक्ट करते हुए, ये किस पे डिपेंड करता है, डिसेंट्रलाइजेशन पे, कि डिसेंट्रलाइजेशन कैसा वर्क करता है। तो इसलिए पंचायती राज और जो ये हमारे अर्बन जो लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटी वाले, इनके जो इनकी सक्सेसफुल या इनकी मतलब कहते हैं ना कि अच्छी तरह चलना इनका बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है, हमारी देश की यूनिटी बढ़ी रहती है, वरना फिर क्या है, रीजनलिज्म और सेसेशनिस्ट जो बातें हैं वो शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अच्छी तरह देखा जो एक समस्या है रीजनलिज्म की, क्षेत्रवाद, कि हर आदमी मतलब नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर अपने क्षेत्र के इंटरेस्ट को रखता है। कि जैसे मराठी लोग बोलते हैं हमें तो महाराष्ट्र से मतलब है, तमिलनाडु बोलते हैं हमें तो तमिलनाडु से मतलब है। इसी तरह हर जगह ऐसा कोई नहीं कि दो ही को पॉइंट आउट के सारे, जैसे राजस्थानी बोलते हैं राजस्थान से मतलब है। तो वो क्या करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट पे भूल जाते हैं और अपने क्षेत्रवाद के इंटरेस्ट को करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन हमने डुअल निकाले हैं। एक तो है डिसेंट्रलाइजेशन, यही बेसिकली मेन सॉल्यूशन है पहला। तो अगर ये फेल हो जाए, इन केस इससे बात ना बने, तो फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दो। और ज़्यादातर इसमें वही होता है कि स्टेटहुड ही होता है। कई बार स्टेटहुड की बजाय, जैसे मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली वाले मांग रहे हैं फुल स्टेटहुड, तो जो भी मांग रहे हैं मतलब वो दे दो। पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन बात बने, मतलब पहले तो बात संभाली जाए कि यार क्यों अलग होना चाहते हो, क्यों अलग वो करना चाहते हो। नहीं माने तो फिर क्या करें, देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।